प्यारे साथियों, उत्तराखंड इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कि बागेश्वर बैजनाथ में कत्यूरों का इतिहास किस प्रकार रहा। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ करते हुए विभिन्न वंशों जैसे कि कुणिंद वंश, वर्धन वंश, पौरव वंश सब के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। कल की पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने अध्ययन करा कि कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश जो है उसकी स्थापना यशोवर्मन का एक सामंत वसंत देव, जिसको वासुदेव नाम से भी जाना जाता है, किस प्रकार कत्यूरी वंश की स्थापना करता है। और कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश एक ही हैं या अलग अलग हैं, इसमें विद्वानों के क्या विचार हैं। कुल मिला के निर्णय स्वरूप दोनों वंशों को एक ही माना जाता है। और हमने अध्ययन करा कि जोशीमठ में 14 शासकों ने किस प्रकार शासन किया और उनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। हमने 8 शिलालेखों के बारे में अध्ययन करा, कौन सा शिलालेख किस राजा से संबंधित है। और फिर हम देखें तो हमने ये भी अध्ययन करा कि जो 3 परिवार थे उनमें किस परिवार का पहला शासक और अंतिम शासक कौन थे और उनका क्रम क्या था। प्रथम और अंतिम शासक है जो हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं और अभिलेख जो हैं वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर हम आगे को देखते हैं, जोशीमठ से जो राजधानी स्थानांतरित होकर बागेश्वर आती है उसका कारण क्या रहा और किसने इस राजधानी को स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरण के बारे में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यदि हम देखें जो प्राचीन इतिहास यानी कि कुणिंद वंश, कत्यूरी वंश जो है, इनमें अलग जितने भी इतिहासकार रहे हैं अधिकतर इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी हम देखते हैं कि जो प्रमुख कारण माना जाता है, ये माना जाता है कि उस एरिया में हिमस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होने लगी, जिस कारण से वहाँ के शासकों ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करा। बात आती है राजधानी स्थानांतरण किसने किया। कहीं कहीं पर सुभिक्ष राज, कहीं नरसिंह देव, तो कहीं पर अशांति देव का नाम मिलता है। यदि हम बात करें अशांति देव की तो पाली पछाऊ की जो वंशावली मिली है उसमें अशांति देव का नाम मिलता है और जागरों में भी अशांति देव को राजधानी स्थानांतरण का श्रेय जाता है। सुभिक्ष राज कठोज जी की पुस्तक में देखें तो वहाँ पर सुभिक्ष राज को बताया गया है। नरसिंह देव यानी कि हम जब देखते हैं घनश्याम जोशी जी की तो वो बताते हैं कि नरसिंह देव ने राजधानी का स्थानांतरण किया। और मैं देख रहा था जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है उसमें भी नरसिंह देव को राजधानी स्थानांतरण का श्रेय दिया गया है। अब प्रश्न या तो जब प्रश्न आएगा तो उनमें से या तो कोई एक नाम आएगा, यदि एक से अधिक इन 3 नामों में से 2 नाम आ जाते हैं या तीनों आ जाते हैं तो तब प्रश्न जो है उसके बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब कार्तिकेयपुर राजवंश में बहुराजकता का काल, किस प्रकार बहुराजकता होती है। अब हम देखते हैं कि सुभिक्ष राज के बाद उसके वंशजों ने राजधानी को जोशीमठ कार्तिकेयपुर से बैजनाथ के कत्यूर घाटी में स्थानांतरित किया। प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी। बाद में स्थानांतरित कहाँ किया गया? बैजनाथ यानी कि कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस साम्राज्य को अधिक समय तक अपने पास नहीं रख पाए, जिस कारण बहुत से स्वतंत्र राजवंशों का उदय हो जाता। अब जो राजवंशों का उदय होता है उनमें कौन कौन से राजवंश थे? एक चक्र यानी कि देहरादून के आसपास जो स्थान है जिसको वर्तमान में चक्राता नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बहुबाण राजवंश। टिहरी वाले एरिया में दुमक का गणपति मंगल सिंह का गढ़ होता है। चांदपुर गढ़ में जो है उस समय परमार वंश प्रारंभ हो जाता है। गंगोलीहाट के वाले एरिया में मणकोटी राज्य होता है। काली कुमाऊँ वाले एरिया में कत्यूरियों का जो परवर्ती शासक हैं, बाद में जो कमज़ोर शासक रहे उनके यहाँ उनका भी राज चलता है। खस राजाओं का भी राज होता है। चंपावत वाले एरिया में चंदवंश प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार उत्तराखंड जहाँ पर प्रारंभ में कत्यूरियों का एक छत्र राज था, ललित सूर्य देव जैसे राजाओं ने पूरे उत्तराखंड को अपने अधीन किया था, वही राज्य विभिन्न शाखाओं यानी कि वहीं पर बहुत से राज्य बन जाते हैं। अब अध्ययन करते हैं इन राजवंशों का।
बहुबाण राजवंश यानी कि ए चक्र चक्राता, इसके बारे में निर्णयामृत जो कि लिखा गया है अट्टलनाथ द्वारा, उसी से बहुबाण राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। अट्टलनाथ जो थे वो बहुबाण राजवंश के 5वें राजा सूर्यसेन के दरबारी थे। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि निर्णयामृत किसके द्वारा लिखी गई है? अट्टलनाथ जी के द्वारा। और जो अट्टलनाथ हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे सूर्यसेन के दरबारी कवि थे। और जो निर्णयामृत है उसमें इस वंश के 7 राजाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। सिरमौर में राणा देवपाल, सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ के राज्य भी उत्तराखंड इतिहास की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम परमार शासकों चंदवंश इसमें देखेंगे तो इनका भी उत्तराखंड के इतिहास में बहुत हस्तक्षेप रहता है, यहाँ के राजाओं का भी। सिरमौर इसका स्रोत मिलता है मिन्हाजुल सिराज के तबकाते नासिरी। भारत इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि तबकाते नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं मिन्हाज उल सिराज। यहीं से सिरमौर राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चांदपुर गढ़ पर देखें तो परमार वंश ये प्रारंभ हो जाता है। सुभिक्ष राज के काल तक परमार वंश के नरेश चांदपुर के आसपास के क्षेत्र में कार्तिकेयपुर के अधीन सामंत पद पर रहे थे। यानी कि प्रारंभ में जो होते हैं ये एक सामंत के रूप में होते हैं। जिस प्रकार कत्यूरियों ने एक सामंत होते हुए एक नए वंश की स्थापना कर दी, वसंत देव जो कि यशोवर्मन का सामंत था, ऐसे ही यहाँ पर भी ये चांदपुरगढ़ के परमार वंश के जो शासक थे प्रारंभ में सामंत के रूप में रहे और बाद में नए वंश की स्थापना कर देते हैं। दोनों वंश साथ चलते हैं, एक परमार वंश और एक चंद वंश, जिसके बारे में अध्ययन हम आने वाली अगली वीडियो में करेंगे। कत्यूर घाटी की बात करें तो कत्यूरी गाथाओं में इस वंश को कंथापुरी राजवंश भी कहा गया है। और एक राजा प्रीतम देव का नाम मिलता है, जिनके अन्य नाम पृथ्वीपाल या राय पिथौरा है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने पिथौरागढ़ का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ब्रह्मदेव जिनको कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, वो कौन थे? प्रीतम देव के भतीजे थे। कत्यूरी वंश के एक शासक धामदेव भी थे, जिनको दुलासाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन थे? दुलासाही नाम से किसको जाना जाता है? और पिथौरागढ़ के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे चलकर कत्यूर राज्य अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है तथा उन्होंने द्वाराहाट से लेकर डोडीगढ़ तक अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। जिस प्रकार वो कत्यूरी शासक के प्रतापी राजाओं ईष्टगण, ललित सूरदेव जिसका सबसे बड़ा राज्य था, जिन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था, वही कत्यूरियों का अंतिम जो परवर्ती शासक होते हैं, उनके टाइम पर कमज़ोर होने के कारण जो उनका राज्य होता है अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो आगे को देखते हैं हम किस प्रकार कौन कौन सी शाखाएं उनकी आगे को चलती हैं। यदि हम देखें द्वाराहाट के पाली पछाऊ, यहाँ पर एक अलग शाखा चलती है। अस्कोट में एक शाखा उनकी अलग चलती है। बैजनाथ वाले एरिया में एक शाखा बैजनाथ वाले एरिया में चलती है। एक शाखा सिरा में, एक शाखा सौर घाटी में बम राजाओं का, डोटी राज्य और सुई राज्य। इस प्रकार से विभिन्न शाखाओं में कत्यूरी वंश बढ़ जाता है। देखते हैं अब इन शाखाओं के बारे में। बैजनाथ शाखा जो है, इस पर प्रहार करने जो है अजयपाल जो था, परमार वंश शासक जो अजयपाल था, प्रतापी शासक माना जाता है, उसने बैजनाथ शाखा पर प्रहार किया और वहीं से जो है स्वर्ण सिंहासन को छीनकर श्रीनगर ले गया। कत्यूरी शक्तिहीन हो गए तथा बैजनाथ अस्थायी रूप से परमार शासकों का अंग बन गया। यानी कि अजयपाल ने बैजनाथ शाखा पर आक्रमण किया और यहाँ से स्वर्ण सिंहासन को छीनकर श्रीनगर ले गया और जो है बैजनाथ शाखा परमार शासकों का एक अंग बन गया। बाद में इस शाखा का विनाश कौन करते हैं? चंद शासक करते हैं।
द्वाराहाट में कत्यूरियों की पाली पछाऊ शाखा। द्वाराहाट यानी कि जो कि अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, यहाँ पर उनकी पाली पछाऊ वाली शाखा थी, यानी कि इसी एरिया को पाली पछाऊ कहा जाता है। यह शाखा रामगंगा के तटों पर फैली हुई थी। इस शाखा के जो राजा थे, कौन कौन से शासक रहे, गुर्जर देव, सुधार देव, मानदेव, सोमदेव, इन राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। अस्कोट की बात करें तो अस्कोट शाखा के जो शासक थे वो क्या कहलाते थे? रजवार कहलाते थे। अस्कोट राजावली के अनुसार इस शाखा की स्थापना अभयपाल ने 1279 में की थी। तो इस शाखा के संस्थापक किनको माना गया है? अभयपाल को। दीपचंद्र के अनुसार नागमल्ल ने, यानी कि दीपचंद्र चौधरी जो हैं, उनके अनुसार नागमल्ल को इस शाखा का संस्थापक माना जाता है। धुनसेरा ताम्रपत्र भारतीपाल का है, यानी कि जो धुनसेरा ताम्रपत्र है वो भी इसी शाखा से संबंधित रहा है। अब पिथौरागढ़ की शाखा जो थी वो सौर शाखा, उसके बारे में हम देखें तो यहाँ के राजा को बम राजा कहा जाता था। जिस प्रकार अस्कोट वाले रजवार कहलाते थे, उसी प्रकार पिथौरागढ़ की सौर शाखा के बम राजा कहलाते थे। इनकी राजधानी उदयपुर पिथौरागढ़ में थी। मझेड़ा ताम्रपत्र जो है विजय बम का है। तो प्रश्न बन सकता है कि मझेड़ा ताम्रपत्र किस शाखा से संबंधित है? तो किस शाखा से संबंधित है? पिथौरागढ़ शाखा से संबंधित है। इससे पहले हमने पढ़ा धुनसेरा ताम्रपत्र किस शाखा से संबंधित है? अस्कोट शाखा से संबंधित है। और मझेड़ा ताम्रपत्र विजय बम का है। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं परीक्षाओं में। तो अगली शाखा हम देखें, डोटी शाखा। काली नदी के पश्चिम से लेकर पश्चिमी नेपाल तक यह शाखा फैली हुई थी। इस संस्थापक जो माने जाते हैं निरंजन देव माने जाते हैं। डोटी के राजा कत्यूरियों के मल्ल शाखा के थे। डोटी राजा के राजाओं की उपाधि रैका थी। डोटी के रैका, पिथौरागढ़ के बम, अस्कोट के रजवार। ठीक है, इस प्रकार समस्त कत्यूरी शाखाओं में डोटी सिरा के रैका राजा ही सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, सिरा शाखा जो थी, यहाँ की राजधानी कहाँ थी? सिराकोट थी। यहाँ के शासक रैका की उपाधि धारण करते थे, यानी कि ये भी रैका की उपाधि धारण कर रहे हैं। ये डोटी के कत्यूरी राजवंश की शाखा थी। इस शाखा के शासक निरैपाल का बल्यूली ताम्रपत्र प्राप्त होता है। तो बल्यूली ताम्रपत्र किससे संबंधित हो गया? सिरा शाखा से। जिस प्रकार मझेड़ा ताम्रपत्र था सौर शाखा से, सौर का मझेड़ा तो सिरा का बल्यूली, और अस्कोट का धुनसेरा ताम्रपत्र। और सभी ताम्रपत्र जो हैं कत्यूरी वंश से संबंधित हैं। सुई शाखा काली कुमाऊं वाले एरिया में, यानी कि चंपावत वाले एरिया को ही प्रारंभ में कुमाऊं कहा जाता था। बाद में जो है ये वाला एरिया फैलते गया, यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन सभी एरियाओं को कुमाऊं वर्तमान में कहा जाता है। तो काली कुमाऊं चंपावत में लोहा घाट के आसपास जो थी वो कौन सी शाखा थी? सुई शाखा थी। इसकी स्थापना ब्रह्मदेव को माना जाता है। डोटी के मल्लों का आक्रमण। डोटी यानी कि जो वर्तमान में नेपाल वाला एरिया है उसी को डोटी वाला एरिया कहा जाता है। डोटी राज्य वर्तमान में नेपाल में है। बहुराजकता के कारण इस काल में डोटी राज्य के राजा अशोक चल्ल ने काली कुमाऊं तथा केदार भूमि पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अशोक चल्ल ने आक्रमण करा और इस वाले एरिया को, कौन से एरिया को? काली कुमाऊं यानी कि चंपावत वाले एरिया को और केदार भूमि वाले एरिया को अशोक चल्ल ने अपने अधीन कर लिया। इसके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 1191 का गोपेश्वर अभिलेख और बाड़ाहाट का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, ये 2 अभिलेख हो गए। और किसको अपने अधीन करा? काली कुमाऊं और केदार भूमि वाले एरिया को अपने अधीन किया। गोपेश्वर अभिलेख जो कि 1191 में प्राप्त हुआ था, उस अभिलेख में अशोक चल्ल को दानव भूतल का राजा कहा गया है। क्रांचल देव, अशोक चल्ल की मृत्यु के बाद जो है डोटी का शासक कौन बनता है? क्रांचल देव बनता है। काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खसों को जीतकर
मानस भूमि पर अल्पकाल के लिए इसने अधिकार करा। यानी कि क्रांचल देव जो था उसने खसों के साथ युद्ध किया और उनको पराजित किया। क्रांचल देव के बालेश्वर मंदिर दानपत्र कहाँ है? चंपावत में से 10 मांडलिक राजाओं की एक सूची प्राप्त हुई है। बात करते हैं कि तैमूर लंग जो था उसने उत्तराखंड पर कहाँ और कब आक्रमण किया। तो परीक्षावाणी में देखें तो वहाँ बताया गया है 1398 और एक किताब देख रहा था वहाँ 1399। अब क्वेश्चन में ऑप्शन किस हिसाब से आता है वो आप देख लें। तो तैमूर लंग का आक्रमण 1398-99 के आसपास होता है। तैमूर लंग ने हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में 2 प्रमुख हिंदू गणपतियों से युद्ध किया और जिसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? गुलफुजाते तैमूरी, जो कि क्या थी? तैमूर की आत्मकथा थी। तैमूर की आत्मकथा ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला युद्ध जो था उसने शिवालिक का प्रथम युद्ध बहरूच के साथ किया, एक शासक का नाम रहा होगा। दूसरा युद्ध जो है उसने रतन सेन से किया। इस प्रकार से उसने जो है उत्तराखंड पर आक्रमण किया तैमूर लंग ने। अब शंकराचार्य जी के बारे में देखें जो उत्तराखंड में आए हुए थे, उन्होंने उत्तराखंड कब आए तथा उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है। कार्तिकेयपुर राजवंश के काल में ही आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो उनका उत्तराखंड आगमन हुआ था और उनकी मृत्यु होती है 820 ईस्वी में केदारनाथ में। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस वंश के समय शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, कब तथा कहाँ उनकी मृत्यु हुई? 820 ईस्वी में और कहाँ? केदारनाथ में। शंकराचार्य उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में पधारे थे कार्तिकेयपुर शासक इष्टगण देव के टाइम पर। इनका जन्म स्थान किनका? शंकराचार्य जी का कहाँ हुआ था? केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था। यानी कि केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ? केदारनाथ में 820 ईस्वी में। इनके गुरु गोविंद पाद थे, इन्हीं के आदेश पर ये बद्रीनाथ पधारे हुए थे। इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। इन्होंने और क्या किया? नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति को निकालकर स्थापित किया। कहाँ? बद्रीनाथ में प्रतिष्ठापित किया। नारद कुंड में जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी उसको प्रतिष्ठापित बद्रीनाथ में करने का श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य जी को। बौद्धों ने इस मूर्ति को पहले नारद कुंड में फेंका था। जो मूर्ति बौद्धों ने फेंकी थी नारद कुंड में, उसको प्रतिष्ठापित किसने किया? शंकराचार्य जी ने किया। अनुश्रुतियों के अनुसार शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम की व्यास गुफा में जाकर ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, बृहदारण्य जैसे कुछ उपनिषदों पर भाष्य लिखे। यानी कि जो कुछ उपनिषद थे उन पर कहाँ, ये केवल क्या है? अनुश्रुतियाँ हैं, इनके बारे में कहीं लिखित जानकारी नहीं मिली है। शंकराचार्य बौद्ध धर्म के महायान शाखा के शून्यवाद से प्रभावित थे। इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रच्छन्न बौद्ध किनको कहा जाता है? तो शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य जो थे इन्होंने 4 मठ ज्योतिर्मठ स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? हम देखें तो पूरब में जगन्नाथ जो कि उड़ीसा में है, पश्चिम में शारदा मठ गुजरात, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में। शंकराचार्य ने इस क्षेत्र में आकर बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त कर हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस टाइम पर जो था भारत में और उत्तराखंड वाले इस एरिया में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, तो इन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए 4 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। इस प्रकार से आज हमने देखा कि कत्यूरी राजवंश जो कि एक बहुत उत्तराखंड में फैला हुआ था, पूरे उत्तराखंड पर जिनका शासन था, किस प्रकार से राजधानी परिवर्तित करने के बाद छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है
और हमने अध्ययन किया उन शाखाओं के बारे में और तैमूर लंग का आक्रमण तथा शंकराचार्य जी के उत्तराखंड आगमन के बारे में। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम कत्यूरी वंश के प्रशासनिक किस प्रकार से उनका प्रशासन चलता था उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि छोटे छोटे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आने वाली अगली वीडियो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद। अपनी तैयारी को एक क्रम से आगे को जारी रखें तथा आने वाली वीडियो को देखते रहें।